नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नरेशन इस वक्त बुलेटिन में खबरों की ओर रुख करने से पहले देखते हैं अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। सासाराम के 6 कोरोना मरीज हुए डिस्चार्ज। पूर्वी चंपारण जिले में एक बार फिर 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से जिला प्रशासन की बेचैनी बढ़ी। कोटा और अन्य प्रदेश से छात्र और मजदूर का आने का सिलसिला लगातार जारी। और समस्तीपुर में जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों की मनमानी जारी। अब खबरें विस्तार से। विश्वव्यापी महामारी कोरोना के बीच बिहार के रोहतास जिले के लिए एक खुशखबरी की खबर है। जिले में पाए गए 52 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 6 मरीज ठीक होकर अपने अपने घर चले गए हैं, जिसके बाद एनएमसीएच जमुहार के चिकित्सकों ने राहत की सांस ली है। बता दें कि नारायण मेडिकल कॉलेज में 14 मरीजों का इलाज चल रहा था, जिसमें से 6 मरीज स्वस्थ हो गए हैं और इन सभी 6 मरीजों को उनके घर भेज दिया गया है। नारायण मेडिकल कॉलेज के कॉलेज एंड अस्पताल के तहत में जो हमारे पास पेशेंट संक्रमित पेशेंट थे कोविड-19 से, आज उसमें से 6 पेशेंट संक्रमण मुक्त होकर, जिसको हम आईसीएमआर और बाकी मेडिकल प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए जो अलग अलग लेवल पर जांच हुआ, उसके मद्देनजर रखते हुए हमारे 6 पेशेंट आज नेगेटिव अर्थात कोविड-19 के कोविड-19 संक्रमण से वो मुक्त हो चुके हैं। और आज नारायण मेडिकल कॉलेज से जिला प्रशासन और राज्य सरकार के नियमों को ध्यान रखते हुए उनको आज हमारे यहाँ से डिस्चार्ज किया गया है। हम उनके लिए एक सुखद जीवन की कामना करते हैं, लेकिन उनको फिर भी कुछ अपने प्रिकॉशंस लेके चलने होंगे, जिसकी जानकारी उनको दे दी गई है। मैं अपने सारे जितने भी हमारे साथ काम करने वाले हमारे टीम मेंबर्स हैं, मेडिकल टीम, चाहे हमारे वार्ड बॉयज, चाहे हमारे नर्सिंग स्टाफ, चाहे हमारे ड्राइवर्स जो सैंपल्स लेके जाते हैं, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और जिस विषम परिस्थिति में उन्होंने काम किया है उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आसपास के लोगों को, अपने आम जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अपनी पूरी मेडिकल टीम, अपने नारायण मेडिकल कॉलेज की टीम, अपने मैनेजमेंट की तरफ से, कि बचे हुए जो लोग हैं या फिर जो आगे के संक्रमित लोग आएंगे, आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम उनको ठीक करने में, स्वस्थ करने में कोई कसर कमी नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वी चंपारण जिले में एक बार फिर 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से जिला प्रशासन की बेचैनी बढ़ गई है। इसी को लेकर प्रशासन ने मोतिहारी के पकड़ी दयाल प्रखंड के चैता पंचायत के बभनटोली गांव को क्वारंटाइन कर दिया गया है। इस गांव के एक महिला में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट पाया गया है, जिसके बाद प्रशासन ने यह कदम उठाया है। इसको लेकर पकड़ी दयाल अंचलाधिकारी राजेश कुमार के द्वारा सभी लोगों को सावधानी रहने की सलाह दी जा रही है। ठीक है कि नहीं? एक व्यक्ति भी छूट गया तो पूरे गांव को प्रभावित करने में उससे बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा हमें। इसलिए मैं आप सभी लोगों से नम्र निवेदन करता हूं, आप लोग को से मैं अनुरोध करता हूं, और आप लोग सभी लोग प्रबुद्ध लोग हैं, प्रबुद्ध जन हैं, आप सभी से हम लोग यह अपेक्षा भी करते हैं कि आप सबका पूर्ण सहयोग मिलेगा, और आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकदम आप सभी लोग लॉकडाउन में रहेंगे और इस चीजों को जो बताएं उसको आप लोग करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद। सर जी, और दवा वगैरह लाना होता किस तरह होगा? कौन कीजिएगा, दवा आपको उपलब्ध कराएंगे, कहीं आपको जाना नहीं है। तो दवा आज ही लाना था। हाँ, तो अभी आपको कोई मेडिकल स्टोर का है नंबर तो नहीं है, लेकिन पकड़ी दयाल उमेश्वर साहब के बगल से दवा। ठीक है, आएंगे, डॉक्टर टीम आएंगे और उनसे उपलब्ध होगा तो वही करा देंगे, नहीं होगा तो उस स्टोर को कहा जाएगा, यहाँ आके दवा आपको मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं? हम लोग नंबर फ्लैश करेंगे। ठीक है। पंचायत में बभनटोली में कोरोना का मरीज पकड़ाया है, उसका चलते पंचायत के 1 नंबर वार्ड में दोनों तरफ से हम सील कर दिए। ये बंदी जो है, हम चोरमा पंचायत के वार्ड नंबर 1 के वासी हैं। हम लोग बगल के गांव में जो कोरोना पॉजिटिव मिला है, इसकी वजह से डरे और सहमे हैं। हम लोग को इससे सुरक्षित रहने के लिए, ताकि बाहर के लोग हमारे गांव में, हमारे वार्ड में, हमारे टोला में ना आ सके, इससे बचने के लिए हम लोग ये बंदी कर रहे हैं। और तमाम जनता जनार्दन से ये निवेदन कर रहे हैं कि अपने अपने घरों को सुरक्षित रखें और घर में रहें, गाँव को सुरक्षित करें।
बिहार की राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई जिलों में आज भारी बारिश हुई। सुबह अचानक ही मौसम का मिजाज बदल गया और तेज बारिश होने लगी। बारिश के साथ तेज हवा भी बह रही थी। हवा इतनी तेज कि कई पेड़ पौधे भी गिर गए और बिहार के छपरा, सिवान, बक्सर समेत करीब दर्जन भर जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हुई। बताया जा रहा है कि पश्चिम विक्षोभ बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से मंगलवार से लेकर गुरुवार तक बारिश होने के हालात बन सकते हैं। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अगले 3 दिन और प्रदेश में मौसम का मिजाज सुधरने के आसार फिलहाल कम ही हैं। दक्षिण पश्चिम से लेकर प्रदेश के पूर्वोत्तर के कई जिलों में अगले 3 दिन आंधी के साथ भारी बारिश और ओलावृष्टि की होने की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। दूसरे प्रांतों से आने वाले मजदूरों से किराया वसूलने को लेकर पूरे प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई है। ऐसे में जयपुर से दानापुर होते हुए सासाराम आने वाले 169 मजदूर हैं। उन मजदूरों को सासाराम के विभिन्न इलाकों में क्वारंटाइन किया गया है, जहां उन लोगों के खाने पीने और रहने की व्यवस्था की गई है। इन मजदूरों ने बताया कि उन लोगों को जयपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट उपलब्ध कराया गया। उस टिकट का कोई पैसा नहीं लिया गया। मुंडवा से जयपुर आए हैं और जयपुर से पटना के टिकट मिला और पटना से बस से हम लोग सासाराम आए थे। अच्छा, तो भाड़ा कौन दिया? भाड़ा सब गवर्नमेंट सरकार, हम लोग का राज्य सरकार दिया सर। लॉकडाउन के दौरान बिहार के राजस्थान में फंसे छात्रों को स्पेशल ट्रेन से गया रेलवे स्टेशन लाया गया। 20 बोगियां वाली यह ट्रेन गया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर रुकी। इस ट्रेन में राजस्थान के विभिन्न जगहों से कुल 994 छात्र गया आ गए हैं। ये सभी छात्र गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, नवादा सहित अन्य कई जिलों के हैं। गया रेलवे स्टेशन पर छात्रों का स्वागत कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के द्वारा किया गया। वैश्विक कोरोना महामारी में लॉकडाउन के बाद बिहार के लोग बड़ी संख्या में देश के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे छात्र छात्राएं और हमारा प्रवासी मजदूर और धार्मिक उत्सव में जो गए थे और स्वस्थ लोग भी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग थे आकर। और पहल राज्य सरकार द्वारा पहल की जा रही थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने विषय को उठाया था कि भाई ट्रेन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। और मुझे खुशी है कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के पहल पर, माननीय गृह मंत्री जी के प्रयास से और आज यह व्यवस्था बनी है जाकर के। और आज मगध प्रमंडल के गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल के 994 छात्र छात्राएं और अन्य लोग सब जो आए हैं जाकर के, सबों का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं जाकर के। लंबे समय से इंतजार था जाकर के। सर, उनकी जांच वगैरह भी यहाँ की जा रही है? यहाँ पर अब हेल्थ कैंप है, हेल्थ कैंप में जांच हो रही है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, परिवहन का इंतजाम है, भोजन का इंतजाम है, पानी का इंतजाम किया गया है राज्य सरकार के द्वारा जाकर के। सारी सुविधा उपलब्ध कराई गई है और सब बस से अपने अपने जिलों में गंतव्य को भेजे जाएंगे। अगर मजदूरों का किराए का लेकर के जो बात बढ़ा था, उस पर क्या करना चाहिए? उसके लिए आप देख लेते हैं, अभी जो आए हैं उनका स्वागत हम कर रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि देश के विभिन्न राज्यों में जो फंसे हुए लोग हैं उन सबों को लाने का प्रयास किया जा रहा है। उसकी शुरुआत हो गई है। कल एक ट्रेन पटना आई थी, आज जो बिहार में ट्रेन आई है, गया ये कोटा से बरौनी आ रही है। काफ़ी लोगों को खुशी है। अब आने का सिलसिला शुरू हो गया है और राज्य सरकार के स्तर पर सारी व्यवस्था की जा रही है, कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। फिर से आने वाले छात्रों का स्वागत करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अमित शाह जी के आभार व्यक्त करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देते हैं। कोटा से गया के लिए स्पेशल ट्रेन आई है, जिसमें 994 लोग आए हैं और उसमें 311 लोग गया के हैं, 259 लोग औरंगाबाद, नवादा के हैं और 200 लोग करीब औरंगाबाद के हैं और अरवल और जहानाबाद के भी लोग हैं। और ये सारे बच्चे हैं कोटा में जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई करते हैं, उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। और ये ट्रेन करीब 12 बजे आधा घंटा पूर्व आई है और उसके बाद विभिन्न गेट्स पे इनके एग्जिट की व्यवस्था की गई है और इनकी सबकी हेल्थ स्क्रीनिंग की जा रही है, मेडिकल स्क्रीनिंग की जा रही है। इनसे एक घोषणा पत्र भी लिया जा रहा है कि ये सभी लक्षण नहीं होने पर अपने अपने घरों में होम क्वारंटाइन के लिए 21 दिन रहेंगे। ये घोषणा पत्र किया जा रहा है। इन सभी के लिए विभिन्न जिलों से बसेज आई हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराते हैं उनको बैठा के इनके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भेजा जाएगा। वहाँ से जो अभिभावक हैं अपने बच्चों को लेके जा सकेंगे या इन बच्चों को भी उनके ब्लॉक तक
या संबंधित गंतव्य स्थल तक ले जाने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर भी इनकी जांच की जा रही है। यहाँ पे इनकी हेल्थ स्क्रीनिंग, मेडिकल स्क्रीनिंग की जा रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर किसी कोई लक्षण नहीं है उनको होम क्वारंटाइन के लिए हम लोग भेज रहे हैं। अगर लक्षण किसी का होगा तो उनको हम लोग सैंपलिंग टेस्टिंग करा के और निगेटिव पाए जाने पे फिर को भेज दिया। सर टिकट लिए क्या सारे लोग? टिकट भी कटवाएं क्या ये बिहार गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट के बीच में समन्वय स्थापित किया गया है और उनके द्वारा इसमें कार्य किया गया है। सर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए क्या किया गया है? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग में दो तरह, एक तो है कि इनके जो अलग अलग बोगी में अलग अलग लोग बैठे हुए हैं, एक सीट पे 2 लोग केवल बैठाए गए हैं और जैसे कि नॉर्मली हम लोग एक स्लीपर में 72 लोग बैठते हैं तो उसकी जगह यहाँ पे 54 लोग बैठे हुए हैं और 54 लोगों के बाद भी जब ये लोग नीचे जब ट्रेन जो कोटा में बैठाया गया तो उनको स्टैगर्ड करके बैठाया गया है। यहाँ पे भी अलग अलग जिलावार इनका बोगी खोला जा रहा है और जिलावार इनको सुनिश्चित किया जा रहा है कि इनके द्वारा भेजा जाए। अच्छा, ये क्यों आना पड़ गया? वहाँ क्या समस्या हो रही थी? समस्या कि हम खाना बहुत खराब मिल रहा था, मेरे से बंद होने वाला था, सारे बच्चे स्ट्रेट के चले गए थे, 200 से पार चले गए थे पॉजिटिव इस कारण से। कितने दिन से आप फंसे हुए थे वहाँ? 40 दिन। क्या क्या परेशानी हुई वहाँ? यही कि खाना प्रॉब्लम था और मेस भी सारे बंद हो जाते हैं। ये सरकार ने पहल की है, ट्रेन और बस दिया गया है, तो कैसा लगा, क्या कहना चाहिए? अच्छा लगा, थोड़ा लेट से किया लेकिन ठीक किया। कहाँ जाना है आपको? सुप्ता मॉल। तो यहाँ से कैसे जाएंगे? बस राजस्थान गंगा महल जी। कितने दिन से वहाँ फंसी हुई थी? 1 साल से हम लोग वहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं। क्या परेशानी अभी हो रही थी लॉकडाउन में? वहाँ पे खाना प्रॉपर नहीं मिल रहा है, बहुत दिन हो गए हमें। वहाँ पे सारे मैसेज बंद हो गए, तो बॉयज़ को मेनली प्रॉब्लम हो रही है कि उनके यूपी के जब बच्चे चले गए तो बहुत सारे मैसेज बंद हो गए, तो हमें खाना नहीं मिल पा रहा है। एक टाइम का मिलता है, पूरे दिन फिर नहीं मिलता। ये सरकार ने पहल की, ट्रेन दी, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। ये कहाँ जाना है आपको? हमको न्यू गोदाम जाना है। गया में? हाँ गया। नहीं, कोई परेशानी यहाँ पर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से लेके जाँच वगैरह की गई? बहुत, हाँ बहुत सारे जाँच। भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन 3 लागू होने के बाद डीएम और एसपी के द्वारा बताया गया कि समस्तीपुर में लॉकडाउन 1 और 2 जिस प्रकार छूट जिला प्रशासन के द्वारा दी गई उसी प्रकार लॉकडाउन 3 में भी लागू रहेगी। कोई विशेष छूट नहीं दी जाएगी। सिर्फ सैलून को लॉकडाउन में छूट दी गई है और कॉपी किताब की दुकान खोलने के लिए और गैरेज खोलने के लिए जिला पदाधिकारी द्वारा परमिशन लेना आवश्यक होगा, तभी वो खोल सकते हैं। जिलाधिकारी द्वारा यह साफ कर दिया गया है कि लॉकडाउन 3 में अनावश्यक घूमने वालों की खैर नहीं। में 8 या 9 सेंटर चिन्हित किए गए हैं जहाँ ट्रेन आएगी, लेकिन ये जिला तैयार है ट्रेन को रिसीव करने के लिए। मैंने एसपी साहब ने और डीआरएम साहब ने स्टेशन का निरीक्षण कर लिया है। वहीं पर कियोस्क बनाए जाएंगे और बारी बारी से 1 डब्बा 2 डब्बा ऐसे करके उतार के हम लोग उनका थर्मल स्क्रीनिंग कराएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उसके बाद फॉर्म उनसे ले करके जो अलग अलग रूट की बसें उनमें रवाना करेंगे। उनको सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए एक बस में 15 से 20 लोगों को हम लोग बैठाएंगे और उनको रवाना करेंगे प्रखंड स्तरीय क्वारंटीन कैंप के लिए। असल जो फैमिली टाइप के लोग जो बाहर में फंसे हुए हैं, अगर वो आते हैं ट्रेन के माध्यम से तो बिल्कुल क्वारंटाइन किया जाएगा या नहीं? उनको प्रखंड में क्वारंटाइन किया जाएगा। फैमिली या महिलाओं के लिए हम लोगों ने अलग व्यवस्था की है। जितनी भी कस्तूरबा विद्यालय थी यहाँ पर सभी में व्यवस्था की गई है और उसके अलावा भी अगर और भी जरूरत पड़ती है तो हम लोग अलग व्यवस्था करेंगे। फैमिली वालों को अलग व्यवस्था में रखा जाएगा, जहाँ बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको अलग से पूरी व्यवस्था के साथ रखा जाएगा और उसको अपने साथ फिर 21 दिन के बाद अपने साथ उसको ले जा सकते हैं इन सारे सामानों को। सभी कैंपों में रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है, सीसीटीवी लगाया जा रहा है, खाने पीने की व्यवस्था और शौचालय साफ सफाई की व्यवस्था। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें अच्छा वेलकम फील हो। इसके साथ ही महिलाओं और बच्चों के लिए अलग कोषांग बनाया गया है ताकि महिलाओं की सुरक्षा हम लोग इंश्योर कर सकें, बच्चों को टाइमली दूध दिया जा सके। इसके अलावा ये भी निर्देश हम लोगों को दिया गया है कि जो लोग कैंप में आए हैं बाहर से, उनका स्किल वेरिफिकेशन कर लिया जाए कि वो क्या कार्य करते थे। क्योंकि यहाँ पर काम की कमी है नहीं, तो जैसे ही उनका 21 दिन पूरा होगा, अगर वो कोई अनस्किल्ड वर्कर थे तो यहाँ पर उनको मनरेगा में जॉब कार्ड खोल करके उनको मनरेगा में काम दिया जाएगा। अभी तक 100 से ज़्यादा जॉब कार्ड खोले जा चुके हैं और पहले वाले लोग जो क्वारंटीन से मुक्त हो गए उनको मनरेगा के कार्य में लगा भी दिया गया है। नए लोग जो आए हैं उनको भी जॉब कार्ड खोल के 21 दिन के बाद कामों में लगाया जाएगा और जो स्किल्ड काम करते थे उनको, जैसे कि अगर प्लम्बर थे तो उनको नल जल योजना में लगाया जा सकता है। तो ये इसके लिए भी एक अलग कोषांग बना दिया गया ताकि उनके स्किल का एनालिसिस कर लिया जाए। तो हम लोग 21 दिन तक उनको रखेंगे और ब्लॉक लेवल पे ही एक हेल्थ कैंप भी है कि अगर उनमें कोई लक्षण आते हैं तो हेल्थ कैंप में उनको शिफ्ट कराएंगे
और वहीं पर उनका जांच लिया जाएगा। अगर नेगेटिव पाए जाते हैं तो ठीक है, पॉजिटिव पाए जाते हैं तो जिला स्तरीय आइसोलेशन सेंटर में उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा और 21 दिन के बाद उनका स्किल के हिसाब से उनको हम लोग नौकरी भी देंगे, अगर वो एम्प्लॉयमेंट देंगे अगर वो काम करना चाहते हैं तो। यही हमारी अभी तक तैयारी। ऐसी कंफ्यूजन की स्थिति थी कि क्या छूट दी जाएगी क्या नहीं दी जाएगी, जैसे कुछ समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से भी पता चल रहा था। तो इस वीसी के माध्यम से क्लियर कर दिया गया है, कोई रियायत नहीं है, सिर्फ 4 जो बिंदु जो पहले बताए गए हैं उन्हीं में छूट है। उसके अलावा कोई भी अनावश्यक रूप से मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर का उपयोग नहीं करेंगे। उनके विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट और अन्य धाराओं में हम लोग दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जैसे आप लोगों ने बताया कि कुछ संस्थान गलत तरीके से जिनको परमिशन नहीं है वो भी खोल रहे हैं और टाइमिंग पे खोल रहे हैं ताकि प्रशासन को पता ना चले। तो आप लोगों के माध्यम से हम लोग उनको बता देना चाहते हैं कि ये उनके हित में नहीं है, समाज के हित में भी नहीं है, ये खुद भी कर रहे हैं जो खतरा उठा रहे हैं। अभी तक समस्तीपुर हमारा कोई भी केस नहीं आया है, जनता के सहयोग से ही हुआ है। तो एक अपील भी है और ऐसे लोगों को हम लोग चेतावनी भी देना चाह रहे हैं कि आप ये कर रहे हैं, इनके विरुद्ध हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो हम लोग दुकान भी सील कर देंगे। कुल 5 जगहों पे कार्रवाई की गई है जिसमें कालाबाजारी अनियमितता की FIR कुल दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा कुल फ्लैग मार्च हमारे ज़िला में 114 फ्लैग मार्च हुआ है। वाहन चेकिंग जो अनावश्यक रूप से जो घूम रहे हैं वैसे 3,719 वाहनों से करीब 39 लाख रुपए की वसूली की गई। समय समय पर हम लोगों के द्वारा संयुक्त स्तर से सभी ब्लॉक और थाने को आवश्यक दिशा निर्देश जो हमें मुख्यालय स्तर से प्राप्त होता है वो हम लोग नीचे के स्तर पे हम लोग सभी से उसको कम्युनिकेट करते हैं। जैसे अभी 3:30 बजे हमारा दोबारा हम लोग का संयुक्त DC है। इसके अलावा जो रेलवे से संभावित जो भी हमारे समस्तीपुर वासी आएंगे, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वर्कर हो, चाहे कोई भी बाहरी जो बाहर फंस गए हो, वैसे उसके लिए हम लोगों ने आवश्यक तैयारी जॉइंट ऑर्डर हम लोगों ने निर्गत कर दिया है और पदाधिकारी चिन्हित कर लिए गए हैं और सारी तैयारी हम लोगों ने रेल प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करके कर लिया है। तो जब भी हमें सूचना प्राप्त होगी, जैसे मुख्यालय से हमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि 1 दिन पहले सूचना दी जाएगी, अगर कोई हमारी संख्या ज़्यादा होगी तो एक डायरेक्ट ट्रेन हमारे लिए डाइवर्ट की जाएगी। तो उसके लिए हम लोगों ने आवश्यक तैयारी कर लिया है। जैसे कि आप समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड के कल्याणपुर दक्षिण पंचायत की है, जहां एक तरफ सरकार लॉकडाउन के माल झेल रहे जनता को बार बार आश्वासन देते आ रही है कि हम किसी जनता को भूखे नहीं मरने देंगे। वहीं सरकार के दावों को जन वितरण प्रणाली के दुकानदार दरकिनार कर गरीब को उनके वाजिब राशन देने में भी कटौती कर रहे हैं। वहीं उक्त पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि ने बताया कि हमने इसकी शिकायत वरीय पदाधिकारी से की है, लेकिन आज तक इस पर कोई पहल और कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे सरकार की इस योजना से कहीं न कहीं बड़े घोटाले की बू आ रही है। ये मामला बिल्कुल सही है कि राशन वितरण प्रणाली में ज़्यादा डीलरों के द्वारा मनमानी किया जाता है। आम पब्लिक का बराबर मेरे यहाँ शिकायत आता है कि मुखिया जी राशन कम देता है, वजन कम देता है और उससे पैसा ज़्यादा ले लिया जाता है। इस पर हम अपने तरफ से प्रखंड में भी MO साहब को फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, अब ये मामला ख़त्म हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। मुखिया जी लाभु को सही जन वितरण प्रणाली का लाभ मिलेगा और पैसा जो पोस्ट मशीन के द्वारा निकलता है वही कीमत देना होगा। लेकिन ऐसा डीलर बिल्कुल नहीं करता है। इसमें हम लोग कितना बार डीलर का बैठक करके भी बताए हैं कि जो सरकारी रेट है वही में आप जनता को दीजिए और जितना उसमें बिल निकलता है उतना ही लीजिए, राशन सही दीजिए, वजन मत कम कीजिए, क्योंकि जो जनता का अधिकार है उसको लेने दीजिए। लेकिन वो डीलर लोग का मनमानी हमेशा ही चलते रहता है। इस पर हम अपने स्तर से भी कितना बार जाकर डीलर को समझाएं, लेकिन वो लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। किसी एक डीलर का मामला है या पूरे पंचायत का मामला है? पंचायत में प्रत्येक डीलर का ही मामला यह है, कोई ज़्यादा लेता है कोई कम देता है, लेकिन है सब डीलर के यहाँ मामला ये। क्या नाम हुआ आपका? अर्चना कुमारी। क्या है? ग्राम पंचायत राज कल्याणपुर दक्षिण की वर्तमान मुखिया।
आपका क्या नाम है? कौन सा पंचायत है ये? पंचायत दक्षिण कल्याणपुर पंचायत। पटना से सटे बिहटा में बरामद स्कॉर्पियो के साथ हिरन मामले पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर पटना हाईकोर्ट के जनहित याचिका एक्सपर्ट मणि भूषण प्रताप सेंगर ने कहा है कि हिरन जैसे जानवरों के संरक्षण के लिए कितनी सख्त कानून है, इससे संबंधित कानून से हम सभी अच्छी तरह से अवगत हैं और सरकार और उचित तंत्र से मेरा यह नम्र निवेदन है कि उसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, नहीं तो आगे में कोर्ट में PIL दाखिल करूंगा। 17 मई तक जारी लॉकडाउन की वजह से गरीबों तबके के लोगों को सामने खाने की समस्या उत्पन्न हो गई है। पटना सिटी मारवाड़ी युवा मंच के जुनेजा परिवार के द्वारा मर्चा मर्ची के कोठिया गांव में 1300 गरीब बच्चों के बीच खाने के पैकेट का वितरण किया गया। मंच के अध्यक्ष पंकज लोइंका ने बताया कि पिछले कई दिनों से हम अपने मंच के माध्यम से जन सेवा कर रहे हैं और जब तक लॉकडाउन रहेगा वो यह सेवा जारी रखेंगे। जी हाँ, हम अभी यहाँ चले आए हैं मर्चा मर्ची गांव के कोठिया गांव में। यहाँ आप लोग हट जाइए थोड़ा सा। तमाम लोग बड़े बुजुर्ग की टोली है, चाहे वो छोटे बच्चे की टोली, यहाँ पर मारवाड़ी युवा मंच पटना सिटी शाखा द्वारा ओम प्रकाश जुनेजा जी की तरफ से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अपार लंबे सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए यहाँ पर खाना का पैकेट यहाँ वितरण किया गया। और ये गांव में तो आप बहुत नगण्य सुनते होंगे कि समाज के प्रति जो हमेशा अग्रसर रहने वाला भूमिका है वो शहरों की तरफ वो किया, लेकिन गाँव में मारवाड़ी युवा मंच पटना सिटी का ये एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी पहल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम लोग, चाहे वो छोटे बच्चे हो चाहे वो बड़े बुजुर्ग हो, सबको एक साथ लेकर चलने का क्रमबद्ध तरीके से खाने का पैकेट यहाँ पर दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं जिनके सौजन्य हुआ है वो है आपका ओम प्रकाश जुनेजा जी, समाज के प्रति हमेशा अग्रसर भूमिका निभाने वाला, उनकी तरफ से ये खाने का पैकेट दिया जा रहा है, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो बड़े बुजुर्ग तमाम लोग। आइए मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष उनसे भी जानकारी लेते हैं कि क्या ख्याल आया है कि शहर छोड़ के गांव के रुख किए हैं। चलिए आइए। हमने देखा कि सभी लोग गांव में खाना बांट रहे हैं और देखा कि गांव में मतलब शहर में बांट रहे हैं और गांव में नहीं हो रहा है। हमारा विचार हुआ कि भाई हम लोग भी गांव की तरफ जो बेचारे भूखे रह रहे हैं और पंकज जी के द्वारा बताया कि इस जगह पे पूरी पंचायत कोठिया मर्ची और 4-5 गांव लगते हैं, यहाँ बांटने से यहाँ पे लोग बहुत भूखे रहते हैं, उनको बांटने से मतलब बहुत ही अच्छा रहेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे आके उनको खाना वितरण किया। पटना सिटी में बहुत सी संस्था पटना में आज की डेट में बांट रही है, किसी का रुख गांव की तरफ नहीं है। हमने देखा है कि पटना के शहरवासियों को खाने की कोई दिक्कत नहीं है, पर गाँव तक कोई नहीं पहुँच पा रहा है। तो हमारा उद्देश्य था कि एक गांव को कम से कम हम लोग ऐसा करें कि एक गांव को एक टाइम का खाने का भोजन प्रदान करें। मगर यहाँ जब हम आए तो पता चला यहाँ 4 गांव नहीं 7 गांव मिलते हैं आपस में पंचायत। तो 7 गांव के आदमी 2 बजे से यहाँ अपने आके बैठे रहते हैं हमारे इंतजार में, जो हमें अच्छा लगा देख के। यहाँ देखा कि भाई भूखे हैं लोग, यहाँ बांटने का प्रयास कर रहे हैं, अभी भी भूख मिटाने का कोशिश कर रहे हैं। 17 मई तक जारी लॉकडाउन के बीच एक तरफ जहां सरकार ने जरूरी सेवा जारी रखने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ NH पर खाने के लिए ढाबा और पंचर की दुकान भी खोलने की आदेश दे चुके हैं। इसके बावजूद पटना के NH पर स्थानीय प्रशासन की सख्त रवैये की वजह से ढाबा खोलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। मामला पटना से सटे फतुहा इलाके की है। इस वक्त हम पटना के बाईपास 4 लेन पर हैं। हम आपको बता दें कि ये जो है 4 लेन ये फतुहा वाली 4 लेन है और ये यही 4 लेन आगे जाकर के आपको बख्तियारपुर नवादा होते हुए आगे तक जाती है। इस वक्त हम आपको बता दें कि जो केंद्र सरकार के ऑर्डर थे कि 4 लेन पर जितने भी ढाबा हैं वो ढाबा खुलने चाहिए, लेकिन अब हम जब 4 लेन पर इसकी तहकीकात करने पहुंचे हैं तो हम आपको बता दें कि कई सारे ऐसे ढाबा हैं जो करीब जो ढाबा है वो बंद पड़े हैं ढाबा। जब हम ढाबा के मालिक से बात करने की कोशिश की कि सरकार की इजाज़त के बावजूद ढाबा क्यों बंद किए हुए हैं, तो उनका जो जवाब था वो आप खुद ही सुन लीजिए क्या उन्होंने जवाब। क्यों बंद है? कोरोना बीमारी के कारण SP आके बंद करवाया, इसलिए हम लोग नहीं खोल रहे हैं। लेकिन सरकार तो ऑर्डर कर चुकी है कि ढाबा खुलेंगे। ना, हम लोग तो अभी तक कोई ऑर्डर नहीं दिया है।
मतलब थाना से आप लोगों ने बात नहीं किया क्या कि सरकार केंद्र सरकार ऑर्डर देख लेना तो बहुत मार करता है, इसलिए आप लोग नहीं। तो मतलब आपने बताया नहीं कि सरकार की तरफ से ऑर्डर है कि ढाबा खोल सकते हैं? हाँ, हम लोग से पूछते था ना, बताते कि ऑर्डर है तो बोले, तो हम लोग को नहीं पूछा, हम लोग नहीं बता। देखिए, ये इस वक्त हम जो ढाबा पे हैं और ऐसे तकरीबन हम आपको बता दें कि 2-3 ढाबा मालिकों से हम लोगों ने बात किया। सबका एक ही कहना है कि जो लोकल प्रशासन है, लोकल थाना है, वो लगातार इन्हें परेशान करते हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि ढाबा नहीं खुलेगी। मतलब केंद्र सरकार ने जो इजाज़त दे दी है कि ढाबा की दुकान है वो आपको खुलेंगे, 4 लेन पर टायर और पंक्चर बनाने वाले की दुकान है वो भी आपको खुलेंगे, लेकिन इसके बावजूद हम आपको बता दें कि इनको ढाबा जो है वो स्थानीय प्रशासन कि लगातार प्रयास है कि ढाबा ना खुले, टायर बनाने वाले जो दुकान होते हैं वो ना खुले। जैसा कि अपने मालिक जो ये ढाबा के हैं, इन्होंने भी साफ तौर पे कह दिया कि प्रशासन लगातार परेशान करती है, मारपीट करने की भी बात, जिस वजह से ये लोग ढाबा बंद करने को मजबूर हैं। गया में मगध राइस मिलर संघ के संचालकों ने आपूर्ति पदाधिकारी पर टाल मटोल करने का आरोप लगाया है। 15 दिनों से भरी चावल की गाड़ी गोडाउन पर नहीं उतारा जा रहा है। आपूर्ति विभाग के द्वारा चावल को निम्न क्वालिटी बताकर रोक लगाई गई है। लगभग 75 गाड़ी चावल से भरी ट्रैक पर रोक लगाया गया है। संघ ने बताया कि 1 लाख रुपया प्रतिदिन डिस्टेंशन देना पड़ रहा है। हम लोग मिलर संघ और हम लोग की समस्या यह है कि आज 15 दिन से तमाम मिलर की सभी गाड़ी खड़ा है, जिसमें काफ़ी डिटेंशन हम लोग को देना पड़ रहा है और बार बार हम लोग DMSF से मिलने आते हैं, लेकिन हम लोग से मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं और टाल के चले जाते हैं। क्या कारण ये है कि हम लोग का चावल उतरना चाहिए गोदाम पे। काफ़ी दिनों से मिलर का गाड़ी लगा हुआ है और इसमें समस्या ये आती है कि हम लोग मनमानी है चावल की, कहते हैं क्वालिटी। तो हम लोग को धान मिलता है B ग्रेड का। सबसे पहला जिस तरीका का धान मिलेगा कुटाई करके उसी तरीका का हम लोग चावल देंगे। नीचे में लगभग 70-75 गाड़ी खड़ी है और DMSF की मनमानी और लापरवाही के कारण हम लोग को चावल नहीं उतारा जा रहा है। यही मेन हम लोग की समस्या। अभी आप लोग कहाँ हैं? 75 गाड़ी का डिटेंशन लगभग 1 लाख रुपये पर डे का हो रहा है, जो आप भी देख सकते हैं। अभी आप लोग आए हुए हैं कहाँ? अभी हम लोग आए हुए हैं DMSF से मिलने के लिए, लेकिन वो अपना कभी इधर नुका जाते हैं, कभी इधर भाग जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं। इसके पहले कभी बोल रहे हैं? हम लोग आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, लेकिन भेंट नहीं हो पा रहा है। जब कभी भेंट होता है तो कभी इधर उस रूम में चले जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं। कोई स्पष्ट हम लोग को जवाब नहीं। तो क्या मांगे क्या रखी आप DM साहब से? अभी आप लोग आए? हम लोग को मांगे यही है कि चावल उतारना चाहिए। एक तरफ जहां राज्य सरकार शिक्षा को लेकर बड़े बड़े वादा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा के मंदिर की तस्वीर सामने निकल कर आई है, जहां स्कूल तो है लेकिन उसमें शिक्षक नहीं है, क्लासरूम तो है लेकिन पढ़ाई के बजाय वहां किसानों के अनाज रखने का काम आता है। अब आप यह भी समझ लीजिए कि यह शिक्षा का मंदिर कहीं और नहीं बल्कि पटना से सटे फतुहा से 4 किलोमीटर की दूरी पर निरमा के श्री रामपुर गांव की है। गांव के बीच मध्य विद्यालय होते हुए यहां के सभी बच्चे 3 किलोमीटर दूर पैदल जाने को विवश हैं। इस पे ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजकृष्ण। मोहिद्दीनपुर पंचायत में है। हम आपको बता दें कि ये जो फतुहा है ये पटना सिटी के क्षेत्र में आता है और फतुहा से करीब 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर मोहिद्दीनपुर पंचायत है और इसमें एक श्रीरामपुर गांव है। हम आपको बता दें कि यह देख सकते हैं, ये जो श्रीरामपुर गांव है ये श्रीरामपुर गांव का मिडिल स्कूल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मिडिल स्कूल है यहाँ पर चूंकि शिक्षक नहीं आते हैं और करीब सालों से यहाँ शिक्षक नहीं आते हैं, जिस वजह से गांव के जो लोग हैं वहां पर देख सकते हैं कि ये जो खेती के चीज है जैसे गेहूं हो गए या फिर और भी जो फसल है ये स्कूल में वो रख रहे हैं, यूज कर रहे हैं। चूंकि इनकी भी शिकायत है कि ये कई बार जाकर के DEO को या फिर SDO को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर टीचर और शिक्षक एकदम आते ही नहीं है और यहाँ पर के जो बच्चे हैं वो करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर जाकर के पढ़ने के लिए मजबूर है। यहाँ पे कई सारे ग्रामीण हैं जिनकी शिकायत है कि यहाँ करीब 20 साल से टीचर नहीं आते। चलिए हम कुछ लोगों से बात करते हैं और हम बताते हैं आपको कि आखिर ये जो स्कूल की इतनी दुर्दशा है, नीतीश कुमार के सरकार में ये स्कूल की इतनी दुर्दशा शायद है। इसके पहले भी कई बार कंप्लेन बिहार के अलग अलग स्कूलों से आ चुके हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय IT मंत्री रविशंकर प्रसाद का ये क्षेत्र आता है और बीजेपी का गढ़ के रूप में जाना जाता है। श्रीरामपुर के गांव या फिर हम कहें कि मोहिद्दीनपुर पंचायत बीजेपी के गढ़ है, लेकिन यहाँ स्कूल की स्थिति काफी दयनीय है। काफी शिकायत करने के बावजूद यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई
नहीं होती है। चलिए हम कुछ लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि इस स्कूल में आखिर क्यों ऐसी स्थिति है। वार्ड मेंबर तो हमारे साथ इस वक्त इसी गांव की वार्ड मेंबर है, हम इनसे बात करते हैं। चलिए, क्या स्कूल की क्या दुर्दशा है? स्कूल की तो यही दुर्दशा है कि करीब 18-19 साल हो गया, ना कोई शिक्षक आते हैं, ना कोई देखभाल, कुछ नहीं है। और जितना बाल बच्चा है, ना पढ़े के न लिखे के, कहाँ जाए। 2-3 कोस अंदर में जाता है दनियामा पढ़ने के लिए, कि जो 4 लाइन से जाता है। बहुत दिक्कत है यहाँ। तो आप लोग शिकायत कहीं की कि नहीं? शिकायत 1-2 बार नहीं, कितना बार गए तो कहते हैं कि यूनिटे नहीं है, श्रीरामपुर के यूनिटे नहीं भराता है, आईवे नहीं गिरता है, यूनिटे नहीं। हम लोग फार्म दिए थे तो बोले कि यूनिटे नहीं है। किनको दिया था फॉर्म? फार्म दिए थे यहाँ ब्लॉक में दिए थे, बीडीओ साहब भी जी। तो बीडीओ साहब क्या बताएं? बीडीओ साहब बताएं कि से अभी वहाँ के यूनिटे नहीं है। अच्छा, या मतलब यहाँ पे टीचर ऐसे है कि नहीं है? यहाँ पर टीचर तो नहीं है। चले, तो यहाँ पे वार्ड मेंबर थे और इनका कहना है कि यहाँ पे टीचर ही नहीं है। कई बार वीडियो को कंप्लेंट भी कर चुके हैं, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चलिए हम यहाँ पे कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये स्कूल की जो ये दुर्दशा है, इनके खिलाफ कितनी बार आवाज उठाएं, कहाँ आवाज उठाएं और बदले में क्या जवाब मिला है। कुछ और ये ग्रामीण हैं, यहाँ के स्थानीय हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये जो स्कूल की ये दुर्दशा है, इनके खिलाफ आपने कभी आवाज उठाई कि नहीं? हाँ, ये 93 में इसका स्कूल जो अथी हुआ था, समझे ना। 93 के बाद कई बार वहाँ पर शिक्षा पदाधिकारी के भी नोटिस दिया गया, मुखिया के भी कहा गया। मुखिया बोले कि ठीक, हम आगे बढ़ा रहे हैं केस, इसको बढ़ा रहे हैं, फिर विधायक के पास दे रहे हैं, फला के दे रहे हैं। हर इलेक्शन में यही होता है। यहाँ पर बूथ पर भी आते हैं लोग, कहते हैं कि ऐसा तो स्थिति कहूँ ना है जब पूरा बिहार में जहाँ की स्थिति है। तो ठीक है, अब अगली बार हो जाएगा। ऐसी करते करते तो बहुत दिन। तो मतलब ये इस स्कूल में टीचर का अपॉइंटमेंट है या फिर टीचर का अपॉइंटमेंट है? टीचर का कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। वो येलो है, कुछ तो इसमें लिखा हुआ है बोर्ड में, देखते हैं पूजा देवी की क्या है, तो वो बोलते हैं कि नहीं, हमको यहाँ पर नहीं है। मगर उसमें लिखा हुआ बोर्ड में कि येलो है, जो यहाँ का निगरानी करते हैं, नरमा में वो पढ़ाते हैं, मगर यहाँ नाम उनका लिखा हुआ है। बोर्ड देखिए, वहाँ पर चल जाएगा। किस पंचायत में आप लोग आते हैं? यहाँ के बच्चे लोग कहाँ जाते हैं? नरमा जाते हैं पढ़ने के लिए। 3 किलोमीटर वहाँ दूर पड़ता है। कुछ दनियावा जाते हैं, यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है। कितने क्लास तक की यहाँ व्यवस्था है? एक प्राथमिक विद्यालय है, 5वीं तक। टोटल इस गांव में ऐसे कितने बच्चे हैं जो नरमा की तरफ जाते हैं? 100-150 बच्चे हैं, मगर कुछ आधा जाते हैं, कुछ यहीं रहता है। जो बच्चा है वो नहीं जा पाता, तो यहीं रहता है, पढ़ता नहीं है। चलो, तकरीबन करीब सैकड़ों बच्चे हैं, सैकड़ों से ज्यादा बच्चे हैं जो यहाँ से नरमा जाते हैं और करीब 2 या 3 कोस की दूरी पड़ती है। पैदल ये लोग जाते हैं और परेशानियां काफी ज्यादा है, चूंकि कंप्लेन भी कर चुके हैं स्थानीय विधायक रामानंद यादव से हो या फिर वीडियो के पास भी जाकर के ये लोग कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। गांव के जो इलाका होते हैं उसके ठीक बीचों बीच में ये स्कूल है। चारों तरफ से ग्रामीणी लोग यहाँ पे हैं, बच्चे भी हैं। चलिए हम बच्चे से ही बात करते हैं। कहाँ पढ़ते हो? नरमा। क्यों यहाँ क्यों नहीं पढ़ते हो? यहाँ पे सिर्फ टीचर है ही नहीं, तो इसलिए 3 किलोमीटर हम लोग जाते हैं नरमा पढ़ने। अच्छा, यानी कि यहाँ पे इस स्कूल में कोई भी टीचर नहीं है? नहीं, यहाँ कोई टीचर नहीं है। तो इसके बाद तुमने कभी अपने गार्जियन से शिकायत की इसके लिए? हाँ, किए थे। उसके बाद सब लोग मुखिया और वार्ड ब्लॉक में गए, तो सब लोग इलेक्शन में आता है तो बोलते हैं कि बाद में होगा, उसके बाद नहीं होता है। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम हुआ? विशाल कुमार। कहाँ पढ़ते हो? नरमा। क्यों यहाँ क्यों नहीं पढ़ते हो? यहाँ पर टीचर ही नहीं है। क्या गार्जियन से शिकायत की तुमने कभी? हाँ, किए थे। क्या बोले? बोले कि तो सीधे ब्लॉक में जाकर कहीं तो मुखिया को बोले, तो मुखिया बोला कि होगा इस बार। फिर तो इस बार बोला कि अब इस बार हो जाएगा, तो इसीलिए प्लास्टर ये सब हुआ। तो तुम लोग के गाँव से तकरीबन कुल कितने बच्चे जाते हो नरमा? 25-50 ऐसे जाते हैं और परसा जाते हैं 100-150। चले, तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको भी पता है, इन्होंने भी शिकायत की गार्जियन से और इनके शिकायत के अनुसार आते हैं वोटिंग के टाइम में। चूंकि जब चुनाव होता है तो वोटिंग के टाइम में यहाँ पे स्थानीय विधायक आते हैं, दुख भी जताते हैं और बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है।
रोहतास जिला की तिलोथी में सोन नदी पर नहाने के दौरान एक शख्स की डूबकर मौत हो गई। तिलोथी के उत्तर पट्टी टोला के स्वर्गीय लक्ष्मण चौधरी का पुत्र विश्वनाथ चौधरी सोन नदी में नहाने गया था। इसी दौरान वह गहरे पानी में चला गया, जिससे उसकी डूबने से मौत हो गई। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के गांधी मैदान स्थित शहर के प्रतिष्ठित प्रमोद लड्डू भंडार के समीप एक गैराज में अचानक आग लग गई। आग लगी कि इस घटना में कई वाहनों के जलकर राख होने की सूचना है। घटना की सूचना के बाद अग्निशमन विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना के से आसपास के लोगों में अफरा तफरी भी मच गई। डेढ़ गाड़ी है क्यों तो बड़े गाड़ी आया बड़ा गाड़ी तो है बड़ा गाड़ी गैस का टंकी रहता है दूर रही है फट उड़ेगा। अपना मिस्टर ठीक कर रहा हूँ। आग बिल्कुल हो चुकी है। आग बिल्कुल कंट्रोल है। कुछ आसपास से पता भी चला सर कि आग लगने का क्या कारण हो सकता है? हम दृष्टि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। गैरेज प्राय बंद थी, रात की घटना थी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। जांच का विषय है, जांच करने के बाद ही कुछ बता पाऊंगा। अभी तो लॉकडाउन है। क्या इस पर प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी? आवश्यकता अनुसार प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। अपना परिचय बता दीजिए। अपना परिचय बता दीजिए। फायर अफसर अरविंद प्रसाद। सर कितने बजे की घटना है सर? 9:20 का घटना है। 9:20 की घटना है। मतलब क्या था यहाँ पर, किस चीज़ का दुकान था सर? और देख रहे हैं जैसे प्राप्त तो देख ही रहे होंगे। गैरेज है, ये पूरा गैरेज है। कबाड़ी का गाड़ी होगा, वेल्डिंग का सामान भी है, गैस सिलेंडर भी है, सारा चीज़ है। गैस सिलेंडर तो निकाले भी हैं हम लोग, बचाए हुए सिलेंडर निकाल के। ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर भी था, जिससे वेल्डिंग होता है। फटने तो फटने के बाद संभावनाएं बहुत कम। वाहन में भी आगे नहीं, वाहन तो पहले रही कबाड़ी के थोड़ा सा वाहन से हल्का फुल्का जो ऑलरेडी परिचालन में नहीं था, पुरानी गाड़ी थी, खड़ी थी। यहाँ पर लग रही है जो आग लगा हुआ है। नमाज छोड़ के दौड़े सारे लोग, मोहल्ला से सब चले आए। देखा दमकल वालों ने बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बहुत बढ़िया दमकल वालों का सहयोग रहा। बहुत जल्दी इन्होंने काबू पा लिया और साथ साथ पब्लिक भी यहाँ पर जितने लोग जुट गए सब ने बहुत सहयोग किया, बहुत जल्दी काबू पा लिया। आग फैलने से बहुत बच गया। आग लगने का कारण पता चल पाया? कारण कुछ नहीं पता चला, सब तो अपने अपने घर में थे। रात का समय था, दिन होता तो पता चलता कि कैसे लगा। रात थी ना, शॉर्ट सर्किट था, कुछ सिगरेट क्या किया। कितना का आकलन लगा रहे हैं? करीब 10 लाख का नुकसान है। 7-8 गैरेज जल गया है, 2-3 कार जले हुए हैं। 10 लाख प्लस। मतलब ये हुआ कि लोगों से पता चला कि यहाँ पे आग लगा हुआ है, अपना गैरेज है। दमकल को फोन किया गया, दमकल आया, आग बुझाने की कोशिश कर रहा है पर बुझ नहीं रहा है। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। पुरानी गाड़ियाँ सब जल गई हैं और मतलब काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है। दमकल आया, लेट में आया। दमकल का तो पानी खत्म हो रहा था, बार बार भरने जा रहे हैं। कितने बजे की घटना है ये? अभी तुरंत मतलब 9 बजे, 9 बजे आग लगी होगी। आग लगने का कारण लगी होगी 9:09 में। हम लोग को 9:15 में खबर हुआ आग लगने का कारण पता चला। आग लगने के बाद तो जब धुआं उठा तो पता चला कि एक पुलिस गाड़ी जा रही थी, तो उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि आपके गैरेज में आग लगी हुई है। तो फिर हम लोग कंट्रोल किया। कैसे आग लगी, क्या कारण है? इसकी जानकारी तो अभी नहीं है कि कैसे आग लगी है। अब कोई बीड़ी सिगरेट पी के फेंक दिया है क्या किया। ये मेरा दुकान था, इसमें मेरा कार एक्सेसरीज का शॉप है जो बाहर प्रमोद लड्डू के बगल में है। हम लोग का मतलब उसको गोदाम बना कर रखे हैं। अपना भी सामान था दुकान का, जो एक्सेसरीज का सामान होता है, गाड़ी का रूफेल, स्पॉइलर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह होता है, तो अपने यहाँ गोदाम बना करके रखे हुए थे। तकरीबन ये 20 फीट का ज़मीन है, 20x10 का। इसी में अपना बनाया हुआ था गोदाम। तकरीबन मेरा सारा माल जल चुका है यहाँ पर। लॉकडाउन से पहले ही हमने सारा माल मंगाया था दुकान का, और लमसम में 2 लाख या 2.5 लाख रुपये का मेरा माल था इस दुकान में पूरा। मतलब इसमें जितना हम लोग गोदाम में सामान रखते हैं, टोटल इसी में रखते थे। हम लोग कुछ गोदाम था नहीं, एक दुकान था बाहर रोड पर, और उसके अलावा हम लोग गोदाम भी था, सारा सामान रखते थे। और अभी हम लोग आए और देख रहे कि गोदाम का जल का पूरा खाक हो गया। कैसे आग लगी है? आग लगी तो ये तो पता नहीं हमको, जब आग लगी उसके बाद हम आए यहाँ पर। कितने रुपये का नुकसान हुआ है? तकरीबन
कम 2 से 2.5 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। ये टोटल सामान हम लोग यहीं रखा करते थे। वाहन में भी आग लगा है? हाँ, एक गाड़ी में भी आग लगा है, जो प्रशासन का शायद गाड़ी यहाँ पर सुमो रिक्शा गाड़ी, उसमें आग लगा है। तो ये मतलब कि कितने दमकल समय पर आ गए थे कि? हाँ, दमकल समय पर आ गए थे। लोग यहाँ पर जो थे ऐसे फ़ौरन, जिसको खबर मिली वो फ़ौरन गए थे थाना, उसके बाद दमकल साथ लेकर के चले आए। किस चीज़ का दुकान था आपका? मेरा कार एक्सेसरीज का दुकान था। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हम्माद है। ये आग लगा जैसे ही हम लोग पीछे में घर है, हम लोग देखे कि पीछे खाली प्लॉट है उसमें कहीं आग लग गया है, पर वहाँ पे देखे कि उस प्लॉट में नहीं है, तो फिर इधर देखे कि गैराज में आग लग गई है, तो 101 डायल किए पर 101 एक्टिव नहीं था, उसमें लगा नहीं है। तो फिर हमने पीछे जो पुलिस चेक पोस्ट पे खड़े थे उनको बोले, वो किसी को इन्फॉर्म किए, फिर वहाँ से फायर ब्रिगेड पहले 1 आई, फिर 2 आई, 3, 4 आई। अभी भी आप देख ही रहे हैं कि कितना आग फैल गया है, अभी भी कंट्रोल नहीं हुआ है। किस चीज़ में आग लगा है? क्या है यह? किस चीज़ में आग लगा है? गैराज है। अच्छा, ये गैराज है, गाड़ी वगैरह यहाँ पे सारे रिपेयर होते हैं। तो क्या क्या क्षति हुआ है यहाँ पर? क्षति तो अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो ये देख रहे हैं बहुत सारे गाड़ी जल गए हैं, ये जो मैकेनिक हैं इनके सारे जो पार्ट्स हैं वगैरह, इक्विपमेंट वगैरह क्या क्या है, ये तो जब खुलेगा दिन में पता चलेगा क्या क्या है। तो बहुत सारा डैमेज हो गया, देख रहे हैं सारा एरिया इधर से सारा ऑलमोस्ट जल गया है। कितने बजे आग लगी थी? ये अभी आधे पौन घंटे हो गए इसको लगे हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश। आज की खबरों में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।